हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड एकेडमी। और फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब जर्नी में जो हमारी चल रही है 11th एंट्रेंस आर्ट्स और कॉमर्स को लेकर, जिसमें हम रोजाना आपको कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट लेक्चर की, जिससे पिछले 10 सालों में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी हम वीडियो लेकर आते हैं। और आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर का है, पार्ट 2। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी टीम है जो आपको रोजाना कोई ना कोई एक टॉपिक पे वीडियो बना के आपके सामने पेश करती है यूट्यूब पे। ठीक है, सारे टैलेंटेड टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी कोचिंग्स में, पहले की कोचिंग्स में रहते हुए रैंकर्स दिए हैं, और वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी यूट्यूब वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखें, जिससे आप भी एंट्रेंस में क्या कर पाए, अपनी रैंक जो है वो ला पाए और एंट्रेंस को क्रैक कर पाए। जैसा कि आपने कल देखा होगा जो ट्रिग्नोमेट्री का जय सर ने लेक्चर लिया था, आज मैं जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको पढ़ाने वाला हूं, पार्ट 2। फिर जय सर अगेन सर्किल्स एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्किल पढ़ाएंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। देखिए बच्चों, होता क्या है कि आप लोगों की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, आपकी एक रिटेंशन की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। बहुत लंबा लेक्चर आप सोशल साइंस का नहीं देख पाओगे, इसलिए हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हर एक टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके लाएंगे, जिससे कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक के बारे में समझ में आए। ठीक है, तो इसीलिए आपको चीजों का पार्ट 1 पार्ट 2 देखने को मिलेगा, स्पेशली जो चैप्टर्स बड़े हैं, खासतौर से सोशल साइंस के। सो आज कंटिन्यू करते हैं हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट 2। इससे पहले तक मैंने आपको चीजें बता दी थी रिगार्डिंग द रिजर्वेशन जो दिया गया था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। मंडल कमीशन क्या था वो मैंने आपको बताया था, किस तरीके से इंदिरा साहनी केस में गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, और क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कि क्या जरूरत पड़ जाती है हमें कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली जरूरत यह है कि गवर्नमेंट जो है हमारी, वो बहुत सी ऐसी चीजों को क्या करती है, डील करती है, जो बहुत सारी एक्टिविटीज है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए पॉलिसी बनाना है, हमारे लिए कोई लॉ बनाना है, या हमें कोई जो है वो टैक्स लगाना है, या टैक्स हमारे ऊपर कम करना है। ऑल दीज एक्टिविटीज कम्स अंडर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, फॉर रनिंग द कंट्री। ठीक है, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी, इफ देयर इज नो गवर्नमेंट, तो पूरी कंट्री में क्योस हो जाएगा, हर आदमी खुद को राजा मानने लगेगा, हर आदमी ये चाहेगा कि मेरी जो मर्जी है उसके खिलाफ से जो है सिस्टम चले। द सिस्टम शुड रन एज पर माई विशेस, और हर इंसान के विशेस के साथ सिस्टम नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर पे कोई पॉलिसी बनानी है, एजुकेशन पे कुछ बनाना है, लेट्स से हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। ठीक है, हेल्थ केयर पे अगर हम देखें तो हमें कोविड की वैक्सीन मिली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? ऑल दीज डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो कौन लेगा ये डिसीजंस? ठीक है, लेट्स से किसी ने डिसीजन ले लिए, लेट्स इमेजिन कि गवर्नमेंट नहीं है और किसी इंसान ने ये डिसीजन ले लिए। व्हाट इफ कि उस डिसीजन पे जो है वो क्या हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, कि भाई किसी एक आदमी को वो डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा है, किसी दूसरे आदमी को वो डिसीजन बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व ऑल दीज डिस्प्यूट्स, हाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व ऑल दीज थिंग्स, आप किस तरीके से ये चीजें जो है वो सॉल्व करने वाले हो? तो इसलिए भी हमने क्या कर रखा है, अपना कोर्ट्स का सिस्टम इवॉल्व कर रखा है, कोर्ट्स को हमने इंप्लीमेंट कर रखा है देश में कि वो आए और लॉस को चेक करें। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज में हमें सामना करना पड़ता है, कि कभी जो है वो किसी डिसीजन को लेके डिस्प्यूट हो रहा है या फिर डिसीजन मेकिंग चल रही है। उन सारी चीजों के लिए हमने इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर रखा है। हमारी कंट्री में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, लाइक यू सी legislature, like you see executives, like you see judiciary. Okay, now why there is a need कि हम जो है वो क्या करें, ये एक्टिविटीज भी करें, है ना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करें या गवर्नमेंट जो है वो एक्टिविटीज करे। ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है?
ऐसी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम एज ए सिटीजन क्या पे करते हैं, हम एज ए सिटीजन टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है, सिटीजन्स पे टैक्सेस, ओके, सिटीजन्स पे टैक्सेस, ठीक है, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है, तो गवर्नमेंट हमसे क्या ले रही है, टैक्स ले रही है। ऑब्वियसली इफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू समथिंग, इफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ मनी, इन रिटर्न मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे कुछ ना कुछ दे, ठीक है, तो गवर्नमेंट जब हमसे मनी कलेक्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे, अच्छा डिफेंस दे, कोई हम पे अटैक ना कर पाए, और अच्छे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स लेकर आए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा डिफेंस में क्या हो सकता है, जैसे रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक है ना, तो इन सारी चीजों से हमें महफूज रखें, क्यों, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स देके रिस्पॉन्सिबल बना दिया गवर्नमेंट को, ठीक है, कि वो मुझे डिफेंस में शामिल करे, मुझे क्या करे, डिफेंस दे, प्रोटेक्शन दे, और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में क्या करे, मेरी हेल्प करे। डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग गांव में स्कूल्स देखते हो, ठीक है, तो वो किस लिए है, ताकि एजुकेशन के फील्ड में क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके इंसान का। आप ये देखते हो कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, ठीक है, टीकाकरण करवाया जाता है सरकार की तरफ से, पोलियो की दवाएं पिलवाई जाती है, वो क्या है, वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है। उसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखते हो, कई हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कई रोड्स बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि आपने सरकार को अपनी शर्तों पे क्या कर लिया है, बांध लिया है कि हमने आपको टैक्स दे दिया, अब आप हमें ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करके दिखाओ। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब इनको कौन करेगा इंप्लीमेंट, उनको इंप्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है दैट इज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, है ना, किसकी है, इंस्टीट्यूशंस की है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और डेमोक्रेसी भी तभी अच्छा काम करती है जब सारे इंस्टीट्यूशंस को जो काम दिया गया है वो एज पर दैट डायरेक्शंस काम कर रहे हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशंस एज पर दैट डायरेक्शन काम नहीं करेंगे, लेट्स से मुझे कोई काम दिया गया, मैं नहीं करूं, मैं किसी पे टाल दूं, मैं किसी को बताऊं वो काम, वो नहीं करे, है ना, तो ये सब चीजें क्या करती है, एक तरीके का अरेंजमेंट है, उसको क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है ना, तब आपकी डेमोक्रेसी नहीं कर पाएगी काम। तो इन सब के जो काम है वो बेसिकली कौन डिसाइड करेगा कि किसको क्या काम करना है, तो यहां पे आता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा लेजिस्लेचर को कि तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें कंट्री को लॉ बना के देना है। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव से ये बोलेगा कि लेजिस्लेचर ने जब लॉ बना दिया तब आपका काम है कि उस लॉ को इंप्लीमेंट करो। और कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को ये पावर देगा, कोर्ट्स को ये पावर देगा कि अगर लॉ में कोई खामी है, ठीक है, कोई क्या है लेक्यूने है, कोई क्या है गलती है, तो आप उस लॉ को क्या करो, बिल्कुल तरीके से खारिज कर दो, डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, उसको वॉइड करार दे दो और उसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, समझ आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कोई लॉ जो है वो नहीं बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कोई लॉ बना है, तो जुडिशरी को ये पावर देगा कॉन्स्टिट्यूशन कि उस लॉ को जुडिशरी वॉइड करार दे दे, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दीज आर द फंक्शंस बेसिकली दैट आई हैव टोल्ड यू। लेजिस्लेचर का काम है that it is going to make laws. Once the laws are being made, executive is going to carry out those laws. Evaluation of laws का मतलब ये है whether laws are made as per constitution or not, are made as per constitution or not. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीजें मानते हुए लॉ बना है तो ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन की बातें मानते हुए नहीं बना है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग जो भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं ट्राई टू आंसर देम इन द कमेंट सेक्शंस। हु साइंड द ऑर्डर फॉर द रिजर्वेशन ऑफ, देन इट वाज साइंड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है, ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग।
कितना परसेंट का रिजर्वेशन जो है वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को मिला था, देन यू आर वेरी मच कन्विंस्ड, वेरी मच श्योर दैट इट इज 27%. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इलेक्शन डज द इशू ऑफ रिजर्वेशन बिकम अ मेजर इशू. ठीक है, ये जो बना था ये 1989 के इलेक्शन में मेजर इशू बना था. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी ऑप्शन में. हम लोग हर एक क्लास के बाद ठीक है जितना पार्ट कवर कर लेंगे उसके कुछ ना कुछ एमसीक्यूज वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग. ये कुछ एमसीक्यूज थे जो हम लोग पार्ट पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, उसके हम लोगों ने डिस्कस किए. ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे. ठीक है, कि इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं वो हमने पढ़ लिए, बट वर्किंग with institutions is not easy. Most of the time क्या होता है कि institutions जो है वो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा. ठीक है, बात नहीं मानने का मतलब ये है कि लॉ तो अच्छा बना बट उसका इम्प्लीमेंटेशन खराब हो गया. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है खराब लॉ बना है और खराब ही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. कभी कभी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को बार बार डायरेक्शन देती रहती है, लेजिस्लेचर को बार बार डायरेक्शन देती रहती है, इस पे लॉ बनाओ, इस पे लॉ बनाओ, और वो ये कहते रहते हैं कि ये कोई सेंसिटिव मसला नहीं है, हम इस पे लॉ नहीं बनाएंगे. ठीक है, जैसे करप्शन है, पॉल्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे लॉज बनते हैं बट उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है. इस वजह से हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा हमारी कंट्री पिछड़ी हुई है अभी भी. ठीक है, अदरवाइज क्या होता, हमारी कंट्री बहुत आगे पहुंच चुकी होती अगर हमारी कंट्री में करप्शन नहीं होता. बट अगेन क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन में कमी आ जाती है. इंप्लीमेंटेशन पार्ट है एग्जीक्यूटिव का, तो ये सारी चीजें क्या होती है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है. कैसे होती है ये सारी चीजें, देखो इंस्टीट्यूशन ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए. ठीक है, चलो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, बट अगेन मीटिंग्स होंगी, कमिटीज होंगी, रूटीन्स होंगे, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, कोई किसी की बात नहीं मानेगा. वो कहेगा मुझे टाइम चाहिए, वो कहेगा मुझे टाइम चाहिए, वो कहेगा ये चीज इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, ये चीज उस तरीके से पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसलिए क्या होता है, डिलेज होते रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं, है ना. बार बार मीटिंग हो रही है, मीटिंग में आए उन्होंने कुछ कमी बता दी, फिर मीटिंग होगी, है ना. उस मीटिंग में वो चीज सही करके लाए, किसी ने तीसरी कमी बता दी, फिर वो सही करके लाए, किसी ने और कमी बता दी. तो फाइनलाइज होते 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 क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं. और जो लॉ लेट से मुझे अभी चाहिए नवंबर 2025 में, पता चला वो टॉपिक नवंबर 2025 में इंपॉर्टेंट था और लॉ बन रहा है उसका जाके नवंबर 2027 में, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंस्टीट्यूशंस आपस में क्या नहीं कर पा रहे थे, इंस्टीट्यूशन आपस में सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे थे, अपनी बातें एक साथ नहीं रख पा रहे थे. ठीक है, बट ये सब क्या होता है, ये सब इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों का ख्याल रखा जाता है. ठीक है ना, ये कोई मोनार्की नहीं है हमारी कंट्री में. ठीक है, डेमोक्रेसी में लोगों का ख्याल रखा जाता है, उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज मिले, इस बात का ध्यान रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे बार बार डिले और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. ठीक है, तो डेमोक्रेसी का एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, बट इसकी अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें डिले होने के बाद भी हमें जो चीज मिलती है दैट इज वन ऑफ द रिफाइंड थिंग. ठीक है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सूटेड थिंग टू द पीपल, जो लोगों को सबसे ज्यादा सूट करेगी वही चीज है. ओके, इफ देयर हैव बीन नो इंस्टीट्यूशंस मे बी पॉसिबल डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी हो जाए, है ना. लेट्स से मोनार्की में उसने कहा कि कोई डिसीजन लेना है मुझे, उसने ले लिया फॉरन डिसीजन. लेट्स से किसी चीज पे टैक्स कम करना है ना, उसने उस चीज पे टैक्स कम कर दिया, उसने ये सोचा ही नहीं कि अगर मैं टैक्स कम कर दूंगा तो इस जो हमारी सरकार है वो पैसा कहां से कमाएगी, जब सरकार पैसा नहीं कमाएगी तो वेलफेयर के लिए कैसे खर्च करेगी, है ना. तो मोनार्की में डिसीजन तो जल्दी हो गया, बट वो अब ये कह रहा है, आप कह रहे हो मोनार्क से जाके सड़कें बनवा दो, हमारे लिए वेलफेयर प्रोग्राम चलवा दो. मोनार्क साहब कह रहे हैं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, आप लोगों ने मुझसे टैक्स कम करने को कहा था, मैंने टैक्स कम कर दिया, अब आपने टैक्स कम करवा के मेरी जो तिजोरी थी वो तो खाली कर दी, मेरी तिजोरी तो आपके टैक्स के पैसों से जो है वो चलती थी, है ना. तो ये क्या हुआ, अगेन डिसीजन हमारे अगेंस्ट चला गया. टैक्स तो भले ही कम हुआ बट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पीछे चले जाएंगे, है ना.
तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या होता है, कोई भी डिसीजन क्विकली लेने से तो मना कर देते हैं, बट ये है कि कोई भी बैड डिसीजन नहीं हो, देयर शुड बी नो बैड डिसीजन। इससे बचने के लिए उनको अगर देर लग रही है तो देर भली, ठीक है ना, ठीक है। क्या हो रहा है, बैड डिसीजन हो से बच रहे हैं, बैड डिसीजन अवॉइडेड ड्यू टू डिले, ठीक है, डिले एंड डिस्कशंस, डिले एंड डिस्कशंस की वजह से कोई भी गलत डिसीजन हमने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। कोई बात नहीं, डिले हो गया, कोई बात नहीं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स पे लिखा होता है क्या, दुर्घटना से देर भली, तो वैसे ही बैड डिसीजन से देर भली। आगे आते हैं, टुडे वी विल स्टडी अबाउट पार्लियामेंट एज वेल, कि भाई ये डिसीजन मेकिंग जो चल रही है वो बेसिकली चल कहाँ रही है ना, कौन से ऐसी जगह है जहां पे लॉस बन रहे हैं और किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। तो सारी डेमोक्रेसीज, जितनी भी वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज है, इफ यू आर गोइंग टू सी, उन सारी डेमोक्रेसीज में एक ऐसी जगह होती है जहां पे लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करके बैठाया होता है, ठीक है, जहां पे लोगों के द्वारा या लोगों से चूज किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स जाके बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं। इंडिया में उसी को नेशनल असेंबली को, उसी नेशनल असेंबली को, दैट नेशनल असेंबली इज कॉल्ड एज पार्लियामेंट। क्या कहलाती है, ठीक है, ये क्या है, इट इज द प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल सिट, बैठते हैं या मीट करते हैं, ठीक है, ये चीज है। इसको हम पार्लियामेंट बोल देते हैं कि ये ऐसी नेशनल असेंबली है जहां पे लोगों के द्वारा चूज किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स जाके बैठते हैं और हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, ठीक है। नेशनल लेवल पे इस चीज को पार्लियामेंट कहा जाता है। ऑन दी अदर हैंड स्टेट लेवल पे इसको स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। इसको हम हिंदी में विधानसभा बोलते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि विधानसभा क्या होता है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है उसे हम संसद बोलते हैं, संसद, संसद भवन, ठीक है। स्टेट्स में सब में विधानसभाएं होंगी, तो 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स में 28 विधानसभा होंगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ यूनियन टेरिटरीज भी ऐसी हैं जिसमें विधानसभा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये नेशनल असेंबली हमने पढ़ ली लोगों की। अब इसका जो है वो पार्लियामेंट के पास रोल क्या है, क्यों बैठ रहे हैं सब नेशनल असेंबली में जाके, ठीक है, क्यों लोग इलेक्ट करके एक ही जगह भेजे जा रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि हमने उन लोगों को क्या अथॉरिटी दे के भेजा है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, 1 करोड़ 100 करोड़ से भी ज्यादा हमारी क्या है पॉपुलेशन है, 1 करोड़ 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, और हम लोग एक नल लगवाने के लिए भी लड़ लेते हैं। 5 लोग, मेरे घर के सामने नहीं लगेगा, वो कहता है मेरे घर के सामने नहीं लगेगा, ये पोल जो है मेरे घर के सामने नहीं गड़ना चाहिए, मेरी गाड़ी आती है। ये सारी चीजों के लिए तक तो हम लड़ रहे हैं, और इतनी बड़ी पॉलिसीज बनाने के लिए अगर हमें अथॉरिटी दे दी जाए तो ऑब्वियसली उसके लिए तो हम लोग पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम चूज करके भेज देते हैं। अब उन लोगों के हाथ में आती है लॉ मेकिंग अथॉरिटी, कि हमें क्या करना है, पार्लियामेंट के लिए लॉ बनाना है। लॉ कैसे बनाएंगे, कि कोई भी नया लॉ बना सकते हैं, ठीक है। नया लॉ बनाने का मतलब यह है, नया लॉ बनाने का मतलब यह है कि कोई भी नई चीज आई सामने। लेट्स से मैं कह रहा हूं आज के दौर में एआई पे लॉ बनाना है, ठीक है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज ना हो, इस पे लॉ बनाना है। ये टोटली न्यू सब्जेक्ट आया है मार्केट में, ठीक है। इस पे हमें लॉ चाहिए कि सर मेरी डीप फेक वीडियो बन गई, मुझे उससे बचाओ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन, मैं जाके पार्लियामेंट में इस चीज पे आवाज उठाऊंगा कि लोगों की क्या करी जा रही है, चोरी की जा रही है, लोगों के जो ख्यालात हैं, ठीक है, उससे खिलवाड़ किया जा रहा है, और लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, उनकी डीप फेक वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए एक नया लॉ बनाऊंगा, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, ठीक है। क्या होता है, चेंज।
मतलब लॉ पहले से एग्जिस्ट करता है, लॉ जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट मैंने उसे चेंज करना है, अमेंड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वोटिंग एज जो थी वो क्या थी, दैट वाज 21 ईयर्स, 21 साल के लोग वोट डालते थे, इसको कम करके हमने क्या कर दिया 18 ईयर्स कर दिया। तो इस पे कोई नया लॉ नहीं बनाया, बेसिकली ये जो लॉ था उसी में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो दैट इज अमेंडमेंट। अगली चीज आती है कि कोई लॉ हमें एबॉलिश करना है पूरा का पूरा, ठीक है। एबॉलिश करने का मतलब क्या है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे किसान जो है वो क्या कर रहे थे, बहुत सारे किसान एक तरीके से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे बॉर्डर्स पे, दिल्ली के कनेक्टेड बॉर्डर्स पे। उनके लिए जो है वो गवर्नमेंट लॉज लाई थी और वो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे थे। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर लॉ काम कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें तो क्या करना है, फार्मर्स की हेल्प करनी है, इनके अगेंस्ट नहीं जाना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन लॉज को एबॉलिश कर दिया, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, फार्म लॉज को एबॉलिश कर दिया, ठीक है। तो पार्लियामेंट का पहला काम क्या है कि उसके पास अथॉरिटी है, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी लॉ को क्या कर सकता है, नए लॉ को बना सकता है, किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड कर सकता है, या फिर उसको टोटली एबॉलिश कर सकता है। दिस इज द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट चीज क्या है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। कैसे करता है गवर्नमेंट को कंट्रोल, पार्लियामेंट में अगर गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, दैट मींस पार्लियामेंट में किसी पार्टी की 272 सीट्स है या किसी कोलिशन की 272 सीट्स है, ठीक है, किसमें, पार्लियामेंट के लोकसभा में, तभी तक वो गवर्नमेंट में बना रहेगा, तभी तक वो गवर्नमेंट में बना रहेगा। अगर उसकी 272 से कम हुई सीट है तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड, थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है, थ्रू लोकसभा। अगर आपकी ये मेजोरिटी नहीं है तो आपको कोई हक नहीं है गवर्नमेंट चलाने का। दिस इज द वन थिंग। देन फाइनेंशियल कंट्रोल्स, फाइनेंशियल कंट्रोल्स में क्या है कि बजट के थ्रू आपको कितना पैसा अलॉट होगा, कौन सी मिनिस्ट्री को कितना पैसा चाहिए। लेट्स से एजुकेशनल मिनिस्ट्री को 1000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। लेट्स से डिफेंस मिनिस्ट्री को कितने चाहिए, 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। जितनी भी चीजें हैं वो आप पार्लियामेंट में आके बताओ कि भाई हमें इतने पैसे चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि आपको हिसाब देना है। जो पार्लियामेंट के पास पैसा है या गवर्नमेंट के पास पैसा है वो पब्लिक का पैसा है, वो टैक्स के थ्रू लिया हुआ पैसा है। ऐसा नहीं है कि ये पैसा जो है यूं ही आ गया है किसी के पास से, ये आपकी और मेरी मेहनत की कमाई है, जिसको मैं इनकम टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता हूँ, जिसके थ्रू मैं जो चीजें खरीदता हूँ उस पे जाकर मैं क्या देता हूँ, टैक्स देता हूँ। तो मेरी मेहनत का, आपकी मेहनत का ये पैसा है जो गवर्नमेंट के पास है, तो मैं हिसाब मांगूंगा गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट जो है लोगों से हिसाब मांगेगी, तो हिसाब किस तरीके से मांगेगी, पार्लियामेंट में जाके रिपोर्ट्स देनी पड़ेगी कि भाई हमने इतना पैसा अगर लिया था तो हमने ये खर्च किया, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाए तो उसमें इतना खर्च हुआ, ठीक है, हमने लोगों को एजुकेशन के लिए जो चीजें दी उसमें इतना खर्च हुआ, हमने बच्चों को मिड डे मील की स्कीम चलाई उसमें इतना खर्च हुआ, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराई उसमें इतना खर्च हुआ। पार्लियामेंट को हिसाब देना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिबेट्स एंड डिस्कशंस चलते हैं पार्लियामेंट में। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेट्स से अभी जो बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि इलेक्शंस हमारी कंट्री में फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तब आप उससे भागोगे नहीं, आपको डिबेट करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि सरकार जो है या इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरीके से पूरी तरीके से फेयर इलेक्शन करा रही है। अगर उसमें कोई भी कमी नजर आती है तो पार्लियामेंट में जवाबदेही तय करेगी गवर्नमेंट भी और इलेक्शन कमीशन भी, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन सीकिंग, पार्लियामेंट जो है वो किसी भी मैटर पे किसी से भी क्या है इंफॉर्मेशन मांग सकती है कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया, कोई कमी पेशी आ रही है तो क्यों आ रही है, लोग नाराज क्यों है ना, अटैक हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, व्हाट आर द सिक्योरिटी लैप्सेस, है ना। जो भी मिनिस्टर कंसर्न है वो आके जवाब देंगे इस चीज का। हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर जो है वो खराब हो रही है तो क्यों हो रही है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में आके खड़े होके जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या मांगते हैं, इसको एपेक्स इंस्टीट्यूशन मानते हैं जहां पे डिबेट्स और डिस्कशन हो सके, ठीक है। नाउ बहुत बार ऐसा होता है
कि पार्लियामेंट जो होते हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज के, ठीक है, उनके पास पावर भी होती है और दो हाउसेस हो जाते हैं इसी वजह से, जिनको हम क्या बोलते हैं, या तो चैम्बर्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर हाउसेस बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली क्या होता है उसका, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है एक हाउस, ठीक है, जिसको डायरेक्टली लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं, और दूसरा क्या होता है कि कुछ इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, जो उस हाउस में जाके बैठते हैं, ठीक है। अब हम इन हाउसेस के बारे में जानते हैं, जो इंडिया में कौन कौन से हाउसेस है ऐसे, ठीक है ना, इंडिया में कौन कौन से हाउसेस है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में जो दो हाउसेस है बेसिकली, ठीक है, अगर इन हाउसेस के, मैं आपको वैसे तो नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, मैं आपको नाम बता देता हूं। लोकसभा है एक, तो कभी कभी डायरेक्टली लोकसभा है, ठीक है, लोअर हाउस भी इसको बोला जाता है, प्लस हाउस ऑफ पीपल्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है। राज्यसभा को क्या क्या बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है, एज वेल एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जब किसी भी बॉडी के दो हाउसेस होते हैं तो हम उसको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल है, ठीक है, बाई मतलब टू, कैमरल मतलब हाउसेस, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है इंडिया का। अगर ये क्वेश्चन आए कि इंडिया का हाउस, इंडिया का पार्लियामेंट कैसा है, देन इट इज बाई कैमरल इन नेचर। अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट, जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है, लोकसभा में अभी जो एमपीज इलेक्ट होके आते हैं उसका टोटल नंबर है 543, 543 एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में इलेक्ट होके आते हैं, जिनको डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं। लोकसभा में 543 आते हैं, तो 245 आते हैं राज्यसभा में, 245 इन राज्यसभा, जिसमें 230 जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट कर देता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन करे होते हैं, किसकी फील्ड में, आर्ट्स में, सोशल वर्क में, स्पोर्ट्स में, इन सब चीजों में जिसने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन किया हुआ होता है, तो प्रेसिडेंट उनको डायरेक्टली नॉमिनेट कर देता है अपर हाउस, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा एंड ऑल। यहां पे जो लिखा है नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, ये इसकी जो है क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, ठीक है। बट ये जो चीज है ना, विद द कमिंग ऑफ द न्यू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बन गई है, पहले ऐसा पार्लियामेंट नहीं था हमारा, पहले एक अलग तरीके का पार्लियामेंट था, ठीक है, जो गोल वाला था, अब ये नया वाला पार्लियामेंट बन गया है, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी चेंज हो गई है, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू फोकस ऑन दिस, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि प्रेसिडेंट इंटरनल पार्ट है या नहीं है पार्लियामेंट का, तो आपको ये याद रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स द पार्लियामेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अगर अलग बैठ रहा है तो वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोकसभा, ओ सॉरी पार्लियामेंट, ठीक है। सारे लॉज चाहे वो लोकसभा में पेश हुए हो या राज्यसभा में पेश हुए हो, तब तक लॉ नहीं बनते हैं जब तक प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर ना कर दे, एसेंट बोलते हैं सिग्नेचर, ठीक है ना। जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होंगे, नन ऑफ द लॉ इज गोइंग टू बी अ लॉ, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ मेयर एक बिल रहता है, ठीक है, महज एक बिल रहता है, जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे। जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन करे, वो लॉ की फॉर्म में बन के निकलेगा, वो एक्ट की तरह इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि सर एक्चुअली में दो हाउसेस बना तो दिए,
विच वन ऑफ देम इज मोर पावरफुल? क्या राज्यसभा पावरफुल है या लोकसभा पावरफुल है? आइए देखते हैं कौन से हाउस जो है वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, कि कभी कभी लगता है कि राज्यसभा का नाम क्या है, अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो ये शायद मोर पावरफुल होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है राज्यसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये तो सिर्फ हमने इंग्लैंड की वजह से, वहां पे 2 हाउसेस थे, उनके ये नाम थे, तो हमने नाम अडॉप्ट कर लिए। इसकी वजह से क्या है, फिर भी हमने राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स दिए कुछ मैटर्स में। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा जो है वो बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है। सम स्पेशल पावर्स हैज बीन गिवन टू राज्यसभा ओवर द लोकसभा। ठीक है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द पावर्स जो है वो किसके हाथ में है? दे आर इन द हेड्स ऑफ लोकसभा। मोस्ट ऑफ द पावर्स आर इन द हेड्स ऑफ लोकसभा। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बिल के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली बिल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई डिमांड है, पब्लिक की कोई डिमांड रहती है, XYZ कोई भी डिमांड हो सकती है। ठीक है, लेट्स से पब्लिक की डिमांड है कि विमेन्स सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? विमेन्स सेफ्टी होनी चाहिए। अब ये जो डिमांड है, ठीक है, वो बहुत सारे जगह से कंट्री में लोगों ने उठाना शुरू करी। अब इस डिमांड को कंसर्न मिनिस्ट्री के पास ले आया जाएगा, जो भी मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसको बताया जाएगा कि भाई आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड ये डिमांड आ रही है। अब वो मिनिस्ट्री क्या है, रफली एक आइडिया बनेगी जिसको हम बोलते हैं बिल, जिसको हम बोलते हैं बिल। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिल। दिस इज जस्ट अ मेयर रफली आइडिया। ये जो बिल है वो पेश किया जाएगा किसमें? किसी भी हाउस में पेश कर सकते हैं आप, चाहे लोकसभा में, चाहे लोकसभा में पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में चाहे राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें भी पेश किया गया उससे पास होगा, फिर दूसरे हाउस से पास होगा, दोनों हाउसेस से पास हो गया। ठीक है, अगर दोनों हाउसेस में क्या है, डिफरेंसेस है, लेट्स से ये जो बिल है ये लोकसभा में गया और राज्यसभा में गया। ठीक है, इसने पास कर दिया बट इसने पास नहीं किया, इसने पास कर दिया बट इसने पास नहीं किया, और ये बिल जो है वो इंपॉर्टेंट चीज पे बनना है, तो हम इन दोनों को साथ बिठाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, सेशन बोल दो, सिटिंग बोल दो, बात एक। दोनों हाउसेस के मेंबर एक साथ बैठेंगे। अब आपको पता है इसमें भी बोलबाला लोकसभा का रहेगा, क्योंकि लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं? 543, और इसके कितने मेंबर्स हैं? 245। तो जाहिर सी बात है इसके मेंबर्स ऑलमोस्ट डबल है इसके। ठीक है ना, डबल से भी ज्यादा है, तो इनका क्या रहेगा? अपर हैंड रहेगा। तो इसलिए ऑर्डिनरी लॉ के केस में लोकसभा को क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्वाइंट सिटिंग के टाइम पे फायदा हो जाता है। ठीक है, लोकसभा का अपर हैंड हो गया एक चीज में। दूसरी चीज मॉनेटरी मैटर्स। मॉनेटरी मैटर्स का मतलब क्या है कि हर वो चीज जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना पैसा खर्च करने वाली है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से कितना पैसा निकलने वाला है, दैट इज, ठीक है, बजट की फॉर्म में कितना पैसा निकलने वाला है, वो सारी की सारी पावर्स लोकसभा के हाथ में देगी। ठीक है, आप कह सकते हैं लोकसभा जो है इट कंट्रोल्स द पर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पर्स होता है ना हमारे घर में, हमारी मदर्स के पास, कंट्रोल्स द पर्स, जिसमें पैसे रहते हैं। तो लोकसभा की पावर है कि इट कंट्रोल्स द पर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की पर्स पे जो निगाह है वो सिर्फ लोकसभा की है। ठीक है, राज्यसभा जो है वो कोई भी मॉनेटरी मैटर पे बना हुआ बिल है उसको सिर्फ 14 दिन के लिए क्या कर सकता है, अपने पास रख सकता है, चाहे वो डिले 14 दिन के लिए उसको डिले कर दे, पहले दिन पास कर दे, 14 दिन तक डिले कर दे, और अगर वो 14 दिन तक डिले करके भी पास नहीं करता है तब भी उसको पास मान लिया जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का टाइम है। आपको पास करना है करो, नहीं करना है तो 14 दिन के बाद उठा के बिल आ जाएगा फिर से वापस लोकसभा में। ठीक है, अगर राज्यसभा ने कोई भी अपनी क्या दी हो, चेंजेस करने की सिफारिश करी हो, लोकसभा पे डिपेंड करता है, जो लोकसभा ने इसको बिल दिया था, ठीक है, वो एक्सेप्ट करे उन सिफारिशों को जो राज्यसभा ने दी है या ना करे। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पीपल ऑफ लोकसभा।
कमिंग टू नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करने की पावर भी किसके पास है? लोकसभा के पास है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने जो है वो जिम्मेदारी देके भेजा है लोगों को। कहां भेजा है? लोकसभा में भेजा है। ठीक है, हमने जो जिम्मेदारी दी है वो लोकसभा में बैठाने की दी है लोगों को। तो हमारी जिम्मेदारी अगर आप सही से नहीं निभाओगे ना, तो आपको मिनिस्टर रहने का, गवर्नमेंट चलाने का कोई हक नहीं है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा इन केस अगर उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या है? इफ गवर्नमेंट डज नॉट enjoy the majority in the house, then this motion is brought by opposition. opposition क्या करेगी? वो ये मोशन लाएगी कि उन्हें ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी में नहीं है, तो हम लोग जो है ऐसा मोशन लेकर आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को हट जाना चाहिए। राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर था आज का। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। पार्लियामेंट क्या है? व्हाट इज पार्लियामेंट? बॉडी कंप्राइजिंग जजेस? नो। बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अपॉइंटेड मिनिस्टर्स? नो, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जजेस जो होते हैं वो हाई कोर्ट में भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं। Assembly of elected representatives at the national level. So this is the right answer. Firstly, it is elected representatives and at the national levels. अगर नेशनल लेवल की जगह स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट लेवल होता तब वो पार्लियामेंट नहीं होता, इसलिए पूरा स्टेटमेंट पढ़ना जब क्वेश्चन करो। असेंबली ऑफ ओनली अपॉइंटेड मेंबर्स? नो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अपार्ट फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, who else constitute the parliament? This is very important question. I hope ये आपको पता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम राज्यसभा एंड लोकसभा, प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से आगे चलेंगे। बेसिकली आज हमने अपना एक ऑर्गन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, दैट इज लेजिस्लेचर। आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को कंट्रोल करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए ZA एकेडमी, यूट्यूब की ये सीरीज चल रही है। आई होप आप लोग जब देखते होंगे तो इसको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मानते होंगे कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। डीपली आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए जो इन सारे टॉपिक्स पे है। इसके साथ साथ आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करिए और ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये चीजें यहाँ पढ़ाई गई है उससे भी एग्जॉस्टिव वे में हम आपको ऑफलाइन सेंटर पे ये सारी चीजें क्लियर कराएंगे। प्लस इन पे बेस्ड जो हमारे डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वो आपको वहां पर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।